गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं जी आप सब लोग? सब बढ़िया, मौजे में? ठीक है जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन इन दिस कोविड-19 क्राइसिस। घर के अंदर रहिए, सेव रहिए, और तो और कोशिश करिए कि आपके पेरेंट्स या जो भी एल्डर हैं फैमिली में, ठीक है, उनको भी घर से बाहर ना जाना पड़े किसी भी कारण, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं जी, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस नो में रिप्लाई करिए चैट बॉक्स में। यस नो में रिप्लाई करिए। मैं ठीक हूं जी। आप सब अपना ख्याल रखिए। एक और है महारथी बीच में कह रहा है पैरी पहनना सर। ठीक है जी, खुश रहो। चलिए चलिए चलिए, सबने बोला ठीक है। चलिए चलिए, अब चैट बॉक्स की स्पीड को जरा रिड्यूस करिए, आराम से सुनिए, समझिए। आज हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज लेक्चर नंबर 7 है फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। आज सबसे पहले बेटा हम जो पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम है सीक्वेंशियल रिएक्शंस। सर ये सीक्वेंशियल रिएक्शंस होती क्या हैं? ध्यान से सुनिएगा। आपने एक रिएक्शन लिखी, जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन लिखी आपने, 2A + 3B गिव्स यू 4C। ऐसे कोई भी रिएक्शन लिखी, पता ही है ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। और साथ में चलो डी भी बन गया एक, ऐसी 5D लिख लेते हैं, अपनी मनमर्जी से लिखिए, कोई भी रिएक्शन है, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट बने उनमें से कोई एक, चाहे C चाहे D, अगली वाली रिएक्शन में रिएक्टेंट होगा। मैं रिपीट कर देता हूं, आपने एक रिएक्शन लिखी, प्रोडक्ट बने, जो भी प्रोडक्ट बने हैं C और D जो है वो प्रोडक्ट्स हैं, वो अगली वाली रिएक्शन में चाहे C चाहे D रिएक्टेंट की तरह काम करेगा। जैसे अगली वाली में कुछ भी ऐसे अपनी मनमर्जी से लिख लिया, 5C गिव्स यू 2D + 3E, ठीक। आगे भी हो सकता है, और जो प्रोडक्ट बने हैं, कौन कौन बना आपकी बार? D और E। अच्छा एक मिनट, यहां पर ना D की जगह कुछ और, एक मिनट बस, एक मिनट, छोटी सी चीज, यहां पर D की जगह कुछ और लिख ले, क्योंकि D वहां पे भी लिखा है ना, D वहां पे भी लिखा है, तो यहां पर कर लेते हैं F, 2F और 3E, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट बने हैं ये अगली वाली रिएक्शन में क्या होंगे? रिएक्टेंट होंगे। इनमें से कोई एक, चाहे F मान लो चाहे E मान लो, मैं मान लेता हूं E मान लेता हूं। 2E गिव्स यू 5G, ठीक है। इसे बोलेंगे आप सीक्वेंशियल रिएक्शन। सीक्वेंशियल रिएक्शन की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। क्या? जो भी रिएक्शन हुई उसका जो प्रोडक्ट है वो अगली रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट है, इसे क्या बोलेंगे आप? सीक्वेंशियल रिएक्शन। समझ सबको आ गया होगा, ठीक है। चलिए 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 आगे। सीक्वेंशियल रिएक्शन समझ आ गई। सीक्वेंशियल रिएक्शन में क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। देखिए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं थोड़ा सा, फिर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये कोई रिएक्शन है, कोई नई रिएक्शन है, पिछली वाली कोई और थी, ये कोई और है, ऐसे अपनी मनमर्जी से लिख रहा हूं। 3A गिव्स यू 4B + 2C, एंड फिर आगे कुछ भी, 3B गिव्स यू 5D + 2E, फिर आगे 2D गिव्स यू 5F, ठीक है। ध्यान से सुनिए, सीक्वेंशियल रिएक्शन है, यस, ठीक है। आपको इसके मोल्स गिवन है, A के मोल्स गिवन है, सर कितने? अपनी मनमर्जी से मान लो यार, कुछ भी मान लो, 8 मोल्स गिवन है,
8 moles of A are given. Find moles of F. बेटा जो सबसे पहले रिएक्टेंट दे रखा है, ठीक है, उसके मोल्स गिवन है, इसके मोल्स पूछे हुए हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो समझ आ गया, सीक्वेंशियल रिएक्शन है, ये भी समझ आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा फिर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, पहले कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से सुनिए, जिसके भी मोल्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है, दैट इज एफ, इसके मोल्स फाइंड आउट करने हैं ना, इसके मोल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सबको पता है ये जो है, ये 3 लिखा है, ये 4 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 5 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 5 लिखा है। क्या बोलते हैं इनको, ये जो भी नंबर लिखे हुए क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो देखो जरा, सबसे पहले लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, 2-3 बार रिपीट करूंगा, आराम से समझ आ जाएगा। एस सी, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसका, पी, पी मतलब प्रोडक्ट का, डिवाइडेड बाय एस सी आर। सर एस सी मतलब स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, आर मतलब रिएक्टेंट का, फर्स्ट रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय फिर दोबारा एस सी पी बाय एस सी आर, सेकेंड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है उसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, कौन सी रिएक्शन का, सेकेंड रिएक्शन का, इनटू एस सी पी बाय एस सी आर, थर्ड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट का स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंट का स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। फिर लास्ट में यहां पर मल्टीप्लाई आना है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहां लिख रहा हूं, बट आप सामने लिख लीजिएगा, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। जो भी मोल्स आपको रिएक्टेंट के गिवन है, कितने गिवन है आपको, 8। ये फॉर्मूला लगाओ, सीधा आपको एफ के मोल्स पता चल जाएंगे, क्या लगाए हम फॉर्मूला, ठीक है। बट नेक्स्ट पेज पे स्पेस नहीं है ना, अनफॉर्चुनेटली रिएक्शन भी दोबारा लिखनी पड़ेगी। 3A gives you 4B plus 2C, क्योंकि बार बार पीछे जाके देखूंगा ना तो टाइम लगेगा। 3B gives you 5D plus 2E, 3B gives you 5D plus 2E। आप मत लिखना दोबारा, मेरी तो मजबूरी है क्योंकि पिछले पेज पे है। और फिर है 2D gives you 5F, 2D gives you 5F। बेटा क्या हमें नंबर ऑफ मोल्स F के फाइंड आउट करने हैं, यस सर। क्या फॉर्मूला था, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रोडक्ट का डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट का। फर्स्ट रिएक्शन में सर 2 प्रोडक्ट हैं, एक तो B और एक C, किसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट रखें, कौन से प्रोडक्ट का रखें, बेटा जो नेक्स्ट रिएक्शन में यूज हुआ है, कौन यूज हुआ है, B यूज हुआ है, तो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसका रखूंगा, 4 का, B का, कितना आया 4, डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट कौन है A, दैट इज 3, मल्टीप्लाइड बाय, फॉर्मूला देखो पीछे, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट सेकंड रिएक्शन का। क्या सेकंड रिएक्शन में फिर दोबारा 2 प्रोडक्ट है, एक D है एक E है, किसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट रखूंगा, जो नेक्स्ट रिएक्शन में यूज हुआ है, कौन नेक्स्ट रिएक्शन में यूज हुआ है, D, तो D का रखूंगा, दैट इज 5 बाय रिएक्टेंट का कितना है 3 इंटू स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का थर्ड रिएक्शन के लिए, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट कौन है 5, रिएक्टेंट कौन है D, उसका कितना है 2, मल्टीप्लाइड बाय जो मैंने पीछे बोला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गिवन। क्या आपको क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, एक कितने 8, कितने 8, लो भाई नंबर ऑफ मोल्स एफ के आ गए, बस इसको आप कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना कौन सी बड़ी बात है सर, ये देखो 2 5 जा 10, 10 5 जा कितना हो गया 50, 50 8 जा कितना हो गया 400 डिवाइडेड बाय 9,
यही है 400 डिवाइडेड बाय 9। लो भाई बेटा, आप 400 को 9 से तो डिवाइड कर सकते। दुर्गेश ने पूछा है कि अगर 2 रिएक्टेंट हुए तो उसी रिएक्टेंट का लिखोगे, उसी रिएक्टेंट का लिखोगे जो पिछली वाली में प्रोडक्ट में से आया, उसी रिएक्टेंट का लिखोगे जो पिछली वाली में से प्रोडक्ट में से आया। बता दिया सौम्या मिश्रा बेटा। सत्यम गर्ग ने पूछा है क्या ये 3 से ज्यादा हो सकती है? हाँ 3 से ज्यादा हो सकती है। फिर बेटा चौथी वाली भी लिख लेना, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रोडक्ट अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट। ठीक है, फोर्थ रिएक्शन का भी ऐड कर लेना। ठीक है बेटा, 2 रिएक्टेंट हुआ तो जवाब दे दिया बेटा मैंने अभी। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए 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 चलिए, चैट बॉक्स को मिनिमाइज रखिए। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। एक क्वेश्चन और मैं करके दिखाता हूं, उसके बाद आप करेंगे। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 जिसे बोलते हैं इज प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग 2 रिएक्शंस। ठीक है, पहले सल्फर से ऑक्सीजन के साथ SO2 बना है, फिर SO2 का ऑक्सीजन के साथ मिलकर SO3 बना, यानी कि इसी के बारे में बात हो रही है। दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ SO3 आर फॉर्म्ड? हाउ मेनी ग्राम्स पूछे? अरे ग्राम तो बाद में फाइंड आउट करेंगे सर, पहले मोल तो फाइंड आउट कर लो, पहले मोल तो फाइंड आउट कर लो SO3 के। ठीक है, ग्राम तो बाद में भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, पहले मोल फाइंड आउट कर लो। क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3, क्या बेटा ये एक सीक्वेंशियल रिएक्शन है? यस सर, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है, ठीक है, वही प्रोडक्ट अगली वाली रिएक्शन में क्या है, रिएक्टेंट का काम कर रहा है। ठीक, आपको 1 मोल भी दे रखा है सल्फर का। कितने मोल दे रखा है? 1। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी बाय चांस 1 है, मोल्स भी हमें 1 ही दे रखे हैं। चलो सबसे पहले स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रोडक्ट अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट। कौन सी रिएक्शन का? फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 8। रिएक्टेंट में पता है ना सल्फर और ऑक्सीजन दोनों है, सल्फर और ऑक्सीजन दोनों है, बट हमें किसका रखना है? सल्फर का। सर क्यों सल्फर का क्यों रखना है? ये देखो मोल्स किसके गिवन है, ये मोल्स किसके गिवन है? सल्फर के। तो किसका रखूंगा? सल्फर का। अगर यहां पर ऑक्सीजन के गिवन होते तो ऑक्सीजन का रखता बेटा। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट सेकंड रिएक्शन का। सेकंड रिएक्शन में प्रोडक्ट 2, रिएक्टेंट दो हैं, एक SO2 और O2। हमें किसका रखेंगे? जो पिछली वाली में प्रोडक्ट था। कौन था पिछली वाली में प्रोडक्ट? SO2। तो SO2 का रखूंगा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट। यहां पर पिछले वाला क्वेश्चन हमने 3 रिएक्शंस के लिए किया था, यहां पर किसके लिए किया? 2 के लिए किया, एक स्टेप कम कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स सल्फर के कितने दे रखे हैं? 1। क्या बेटा ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया? क्या नंबर ऑफ मोल्स आ गए? यस सर। बट सर आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं फाइंड आउट करने, मास फाइंड आउट करना है। मास कैसे फाइंड आउट करते थे? जब भी किसी चीज के मोल्स पता होते थे, मोल्स को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते थे, मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते थे। दैट इज मैगी। मोल्स ऑफ SO3 इंटू मोलर मास ऑफ SO3 ऑफ SO3। ठीक है, क्या नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं SO3 के? यस। मोलर मास निकाल लो। मैंने बहुत बार बोल रखी है यह बात कि कभी भी इनके बारे में टेंशन नहीं लेनी है ना, ये सिंबल्स के बारे में क्वेश्चन में गिवन होंगे आप लोगों को। ठीक है, क्या मोलर मास निकालना आता है SO3 का? हां सर निकाल सकते हैं। मोलर मास ऑफ SO3, सल्फर का कितना है? 32। एक ही सल्फर होगा, मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों ने आंसर निकाल लिया, मैंने मार्क भी किया हुआ है यहां पे। और ऑक्सीजन कितने हैं? 3, तो 16 इंटू 3 ये 80 आएगा। मोल्स कितने आए? 8। मोलर मास 80। क्या आंसर आ गया? 640, जो ऑलरेडी हमने मार्क भी किया हुआ था। ठीक है, चलिए 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 चलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ बहुत सारे बच्चों ने कर लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, कह रहा सर यहां पर जैसे यहां पर तो सिर्फ सल्फर का गिवन था, अगर सल्फर और ऑक्सीजन दोनों का गिवन होता, मास या मोल्स जो भी गिवन होते, फिर आप कैसे करते यहां पे? ठीक है, तब मैं लिमिटिंग रिएजेंट निकालता। तो क्या तुम्हें लिमिटिंग रिएजेंट तो निकालना आता होगा? अब ये मत कहना कि सर लिमिटिंग रिएजेंट भी निकालना आता। पिछले मेरे ख्याल से 4-5 क्लासेस से लिमिटिंग रिएजेंट ही चल रहा है। अगला क्वेश्चन आप करेंगे जी, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। ठीक है, टाइम स्टार्ट्स नाउ।
सॉरी, चलिए चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, बी क्विक बी क्विक। एक और बच्चे ने पूछा, कह रहा सर लास्ट में 2 प्रोडक्ट होते तो क्या करते आप? ठीक है भाई, किसी एक प्रोडक्ट की वैल्यू पूछी होती वही बता देता। सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। ग्राम ही होगा बेटा, मास का आंसर ग्राम ही होता है। ये कौन बेवकूफ है जो बी 50 बार लिखा है किसी ने? कुशाग्रा। बेटा ये आपका जो इनबॉर्न टैलेंट है इसको दबा के रखो, सबको थोड़ा दिखाते हैं। एक बार सिर्फ आंसर लिखा करो। कुछ बच्चों ने कर लिया जी, ठीक है ठीक है ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा सा हम लोगों ने चेंज किया। क्या चेंज किया? ये देखो जरा, यहां पर क्या लिखा हुआ है? 80%। यहां पर क्या लिखा हुआ है? 50%। ये परसेंटेज यील्ड है, ये परसेंटेज यील्ड है। 80% कहने का मतलब पता क्या है? जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए था फर्स्ट रिएक्शन में, जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए था उतना नहीं बनेगा, उसका क्या बनेगा? 80% बनेगा। सेकेंड रिएक्शन में जितना भी प्रोडक्ट बनना चाहिए था उतना नहीं बनेगा, कितना बनेगा उसका? 50%। ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे जब परसेंटेज यील्ड दे रखी हो? तब जब परसेंटेज यील्ड दे रखी हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, सब कुछ देखो, इतना हिस्सा तो सेम है। कितना हिस्सा सर? ये देखो 2 रिएक्शंस है ना, तो SCP बाय SCR, पता है ना फर्स्ट रिएक्शन। यहां पर क्या आना था? SCP बाय SCR सेकेंड रिएक्शन। यहां पर लास्ट में क्या आना था सर? नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के। देखो यहां तक तो आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स, यहां तक आपको पता है, इसमें कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया। पर फर्क पता क्या है? यहां पर साथ में क्या आ जाएगा? यहां पर परसेंटेज यील्ड आ जाएगी, परसेंटेज यील्ड आ जाएगी, बस इतना आ जाएगा, परसेंटेज यील्ड। ये पहली रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड, ये ऑब्वियसली सेकंड रिएक्शन की। मान लो 3 होती तो फिर पता है ना, थर्ड वाला लिख के वहां पर फिर मल्टीप्लाई कर देते उसके परसेंटेज यील्ड से। ठीक, चलिए 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 चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, सब कुछ सेम है जी, बस यहां पर परसेंटेज यील्ड से हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी क्वेश्चन को करके देखते हैं जी। क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन। अरे अब की बार इसके मोल्स पूछे हैं, अब की बार इसके मोल्स पूछे हैं, मीथेन के मोल्स पूछे हैं। ठीक है सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट मेरे पास स्पेस नहीं है, बस वो अगले पेज पे चलना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, अब की बार ये पूछा हुआ है, ये ठीक है, बट हमें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पता है ना कौन सा? प्रोडक्ट पता है ना कौन सा? ये देखो, एक इथेन भी है बेटा, इसे इथेन बोलते हैं और इसे NaCl बोलते हैं। तो सर आप किसके लिए लिखोगे? जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट लिखते थे ना, वो किसके लिए लिखोगे? बेटा मैं इथेन के लिए लिखूंगा। सर क्यों आप इथेन के लिए क्यों लिखोगे? क्योंकि मेरे पास जो वैल्यू गिवन है वो इथेन की गिवन है ना। अगर यही मुझे गिवन होती मान लो NaCl की, तो मैं NaCl के बारे में बात करता। तो जो भी हम फाइंड आउट करते थे नंबर ऑफ मोल्स, हम किसके फाइंड आउट करेंगे? इथेन के। क्या उसका फॉर्मूला यही होगा? पहली रिएक्शन में प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सर प्रोडक्ट 2 हैं, CH3Cl और HCl, आप किसका रखोगे? मैं तो रखूंगा CH3Cl का, क्योंकि वही अगली रिएक्शन में यूज हुआ हुआ है। कितना है? 1। रिएक्टेंट का भी कितना है? 1। क्या ये SCP SCR आ गया फर्स्ट रिएक्शन का, मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज यील्ड। कितनी है परसेंटेज यील्ड पहली रिएक्शन की? 80%। कितनी? 80%। क्या 80% को ऐसे लिखूंगा? 80/100 मल्टीप्लाइड बाय, ये हो गया SCP SCR फर्स्ट रिएक्शन का, मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज यील्ड फर्स्ट रिएक्शन का। फिर चलते हैं सेकंड रिएक्शन कि SCP लिखना है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखना है, किस प्रोडक्ट का लिखोगे सर? इथेन का लिखोगे, NaCl का लिखोगे? बेटा इथेन का लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को जो भी वैल्यू गिवन है वो किसकी गिवन है? इथेन की गिवन है। तो क्या 1 है वो। और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में किसका लिखोगे? CH3Cl का, क्योंकि वही पिछली वाली रिएक्शन से आया है। तो प्रोडक्ट का 1, रिएक्टेंट का 2।
प्रोडक्ट का 1 रिएक्टेंट का 2 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड कितनी है 50%। और यहां पर क्या लिखते थे, यहां पर फिर लास्ट में मल्टीप्लाई में क्या कर लिखते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। कौन है रिएक्टेंट, कौन है रिएक्टेंट, मीथेन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। क्या बेटा क्वेश्चन के अंदर अब की बार हमें यह फाइंड आउट करना है, यस सर। क्या हमें इसका मास दे रखा है, इसका, हाँ 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 मैं रुक गया हूं क्योंकि वो ओबीएस रिकनेक्ट हो रहा है। मैं रुका हुआ हूं बेटा, रुका हुआ हूं, मैं रुका हुआ हूं। ठीक है ठीक है ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, स्टार्ट करें आगे। ठीक है ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए 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 सुनिए, ठीक है। अब की बार हमें मास किसका दे रखा है, इथेन का दे रखा है। क्या मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने आते हैं इथेन के, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, इथेन मतलब C2H6, यस सर। मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास। बेटा अब तक इतने क्वेश्चन कर लिए हैं आपने कि कार्बन का एटॉमिक मास याद ही हो चुका होगा, वैसे क्वेश्चन में गिवन होगा, टेंशन मत लेना। कार्बन का कितना होता है 12, 12 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 2 कार्बन है यहाँ पे 24। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 6 हाइड्रोजन है यहाँ पे 6, 24 प्लस 6 30, 12/30, 12/30। क्या बेटा ये नंबर ऑफ मोल्स इथेन के दे रखे हैं, दैट इज 12/30। सॉल्व करें इसको, क्या ये 4 पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा, क्या ये 1 पे, ये 2 पे, ये कैंसल आउट हो जाएगा। क्या राइट हैंड साइड पे जो 5 बचा है उसको इधर ले आओ, और यहां पर आगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, यही पूछा हुआ था, यही पूछा हुआ था। क्या ये 6, क्या ये 2, आगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन दैट इज 2। क्या कोई ऐसी ऑप्शन है, क्या कोई ऐसी ऑप्शन है, ये 2 लगा ही रखा था हम लोगों ने आंसर, इसी कारण लगा रखे हैं कि अगर हमारा जो आंसर आए तो हमें पता चल जाए। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए 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 आगे मुड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन अब आप ट्राई करिए, जल्दी जल्दी, बी क्विक। आपके पास एग्जैक्ट 90 सेकंड्स का टाइम है जी, एग्जैक्ट 90 सेकंड का। अरे भैया दोनों की वैल्यू गिवन होती तो फिर फाइंड आउट क्या करेगा तू। बेटा 45 सेकंड्स लेफ्ट। ये कोई महारथी है जो बार बार पूछे जा रहा है मोलैरिटी कब आएगा, जब आना होगा आ जाएगा, जो पढ़ रहा है वो तो पढ़ ले पहले। पता नहीं यार, भगवान करता कि तुम 10th का पेपर दे देते बेटा, और तुम्हें 10th में पता चल जाता कि साइंस तुम्हें लेनी ही नहीं चाहिए थी। जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ ले। एक जना पूछ रहा है सर ये हमने फॉर्मूला डिराइव कैसे किया, यार इतना तुझे नहीं करना आता कि ये 2 मोल से ये 3 बनेंगे तो 1 से कितना बनेगा 3/2, वही तो कर रहा हूं मैं भी, बस वही कर रहा हूं मैं भी। ठीक है चलिए टाइम हो गया जी। ठीक है अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा हुआ है, मोल्स ऑफ ए नीडेड, इसके मोल्स पूछे हुए हैं।
इसके मोल्स पूछे हुए हैं और आपको प्रोडक्ट के मोल्स दिए हुए हैं, इसके मोल्स गिवन है, इसके मोल्स गिवन है, क्या पता है ना, फॉर्मूला वही लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है, डी, SCP बाय SCR। बेटा चैट बॉक्स को थोड़ा कम करो, आंसर आ गया सी तो बार बार लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी, SCP बाय SCR। क्या आपको पता है दो प्रोडक्ट हैं फर्स्ट रिएक्शन में, बी और सी, ठीक है। बी का हम रखेंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सी का क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि बी अगली वाली रिएक्शन में यूज हुआ है। 3 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट एक ही है, ए, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, मल्टीप्लाइड बाय इसकी परसेंटेज यील्ड कितनी 80/100। अब SCP सेकेंड रिएक्शन का, सेकेंड रिएक्शन कौन है, दैट इज 5 लिखूंगा यहां पर। पता है ना क्यों लिखूंगा, क्योंकि मेरे को मोल्स भी किसके गिवन है, डी के ही गिवन है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड रिएक्शन में SCP कितना आ गया 5, रिएक्टेंट का कितना आएगा 2, मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज यील्ड दैट इज 50/100। और यहां पर क्या लिखते थे मल्टीप्लाइड में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है यहां पर, ये ए, जो हमें फाइंड आउट करने, जो हमें फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, यही पूछा हुआ था बेटा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी दे रखे हैं क्वेश्चन में, हाँ सर दे रखे हैं 1.5। इधर भी कर लो बेटा, ये आ गया 4, ये 2, यहां से 2 बचेगा, कैंसल आउट, 50 के साथ ये 2, और क्या हो गया ये हो गया 15/200 है ना, 3 × 5 15, और ये 200 इंटू मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए, ठीक है। इसको अगले पेज पे रख रहा हूं, मोल्स ऑफ ए कितना आया 1, या ये यहीं पे कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये आ गया 10, लो कैंसिल आउट हो ही गया, कितना आ गया, तो गलती हो गई कहीं ना कहीं, शायद कहीं गलती है क्या, 10 नहीं 1/20, 20 आना चाहिए, तो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, मैं ऐसा करता हूं, अरे रे 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 गलती कर दी, एक मिनट, ये अच्छा है कि दोबारा कर लेंगे, क्योंकि सब कुछ रब हो गया, वो गलती से रब हो गया, तो दोबारा कर लेते हैं, वैसे भी कैलकुलेशन दोबारा करनी थी। जस्ट हैव पेशेंस। हाँ मिस्टेक हो गई होगी यार, डिनोमिनेटर में कह रहे हैं, कई बच्चे कह रहे हैं, कोई बात नहीं मैं दोबारा कर लेता हूं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जस्ट नंबर ऑफ मोल्स किसके, डी के, पहली वाली रिएक्शन में 3/2 इंटू 80/100, सेकेंड रिएक्शन में 5/2 इंटू 50/100, और मोल्स किसके, ए के, मोल्स किसके, ए के, क्या बेटा ये 1.5 है, और ये भी क्या है 1.5, ये तो कैंसल आउट ही हो गया सर, ये तो कैंसल आउट ही हो गया सर, ठीक। 5 2 50 100, पहले इधर कर लेता हूं फिर उसको उधर ले जाऊंगा, यहां पर कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो ऑलरेडी 1 आ ही चुका है। क्या यहां पर ये 2 आएगा, यस। क्या ये 4 होगा और ये 5 होगा, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, हाँ बेटा कैंसिल आउट हो गया, ये 2 पे जाएगा और ये कैंसिल आउट हो गया, लो जी ठीक। क्या मोल्स ऑफ ए 1 आ गए, क्या मोल्स ऑफ ए 1 आ गए। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है जब बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, तो बाकी कॉन्सेप्ट में कोई इशू नहीं है, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। लो जी अगला एक और क्वेश्चन देखो फिर, ये लो एक और क्वेश्चन, ये भी करिए जी, आपके पास 90 सेकंड्स है, 90 सेकंड्स है, ट्राई करिए जल्दी जल्दी। टन का मतलब पता है ना, टन का मतलब पता है ना, जैसे क्विंटल होता है, क्विंटल क्या होता है, दैट इज 100 kg, टन कितने केजी होता है, जितने मर्जी केजी हो, आपका तो आंसर ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि आंसर आपको भी टन में ही चाहिए, ठीक है जी ठीक है।
चलिए बेटा, चलिए चलिए चलिए। आर्यन सिंह अब पूछ रहे हैं, कह रहे सर सिक्वेंशियल क्या होता है? बेटा जल्दी आ गए तुम क्लास में, थोड़ी देर और लेट आओ बेटा। हाँ एक और है बेटा, करो आप, 45 सेकंड्स हो भी गए। दोनों रिएक्शंस का यील्ड जो है वो 75% ही है, 75% ही है। इन्होंने वैसे यील्ड तो पहली रिएक्शन की दे रखी है, अज्यूमिंग दैट 10 टन्स ऑफ ZnS। हाँ ये पहली रिएक्शन की है 75%, पहली रिएक्शन की है 75%, दूसरी वाली की 100% ही होगी, दूसरी वाली की 100% ही होगी। नहीं दे रखी ना तो हम 100% ही मान के चलेंगे। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। पहले वाले का 75% है। मैम एक बच्चा है डेविस पालीवाल, इसको बाहर निकाल दीजिए। यू विल नॉट टेल मी हाउ विल आई बिहेव इन द क्लास, यू शुड बिहेव योरसेल्फ। डेविस पालीवाल बाहर निकाल दीजिए मैम इसको, जितने भी मॉडरेटर हैं बाहर निकाल दीजिए इसको। आप अपना बिहेवियर सुधारें, हमें मत कहें। यही कहीं आप ऑफलाइन क्लास में होते ना बेटा, तो मैं गारंटी देता हूं इस बात की, आवाज ना निकल पाती, चू ना कर पाते तुम लोग। ये तो ऑनलाइन है इस कारण हो पा रहा है, नहीं तो हम कौन है कौन नहीं है शक्ल देखने के लिए तरस जाते तुम लोग, ठीक है। बट चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो बेटा, चलो चलो चलो। चलिए शुरू करते हैं बेटा। द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, पहले बेटा ZnS से ZnO बना और SO2 बना, फिर ZnO का रिडक्शन हुआ है, Zn बना। हाउ मेनी टन्स ऑफ जिंक, ये पूछा हुआ है, ये पूछे हुए प्रोडक्ट के मोल्स पूछे हुए, कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 10 टन ऑफ ZnS, इसके 10 टन दे रखे, ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ टन्स, मोल की जगह बस टन कर लूंगा, ठीक है ठीक है। जो मोल है वो टन में लिखे हुए, किसके? जिंक के। क्या बेटा? पहली रिएक्शन, ठीक है, ये तो मास हो गया ना, ये तो मास हो गया ना, तो हमें पहले इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे बेटा। ये 10 टन है, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ठीक है। हाँ 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 हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अगले पेज पे लिख लेते हैं। ZnS प्लस O2। एक बच्चा कह रहा है सर कि ये ना बैलेंस नहीं है। वैसे मैं बैलेंस कर देता हूं, बट आपको एक बात बताऊं, इसमें बैलेंसिंग रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि आंसर दोनों से सेम आएगा। मैं उसका कारण भी बताता हूं क्यों। क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के एटम बैलेंस नहीं है। मुझे तो जो भी करना है वो ZnS से करना है, मुझे तो जो भी करना है बेटा वो ZnS से ही करना है, ठीक है। तो क्या वैसे यहां पर ये 3/2 लिख दूंगा बेटा, तो बैलेंस हो जाएगा, दैट इज ओके। बट बैलेंस की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। पिछले पेज पे चले बेटा। ZnO प्लस C, ZnO प्लस C गिव्स यू Zn प्लस CO। चलो 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 चलो, हाँ लिख करवा रहा हूं बेटा, करवा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ZnS, क्या 10 टन दे रखा है? मैं भी पढ़ लूं एक बार, 10 टन ही है ना, हाँ 10 टन है बेटा, ठीक है। एक टन में कितने किलो होते हैं? दैट इज 1000 kg होते हैं। कितने? 1000 kg। तो 10 टन में कितने होंगे? 10 इंटू 1000, ठीक। बट ये किलोग्राम आए हैं, ये किलोग्राम आए हैं, हमने ग्राम में रखना है, हमने ग्राम में रखना है, ठीक है
बेटा अगर आपने आज ज्वाइन किया है तो आपको पहले पिछले लेक्चर्स देखने चाहिए, आज कुछ भी समझ नहीं आएगा। जी 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 कर रहे ठीक है। तो 10 टन, ठीक है, दैट इज 10⁻³ अभी मैंने केजी में कन्वर्ट किया, मुझे ग्राम में करना है तो क्या 1000 कर सकता हूं और डिवाइडेड बाय, ठीक है, इसका मोलर मास ZnS का। Zn का कितना है बेटा, क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो कितना दे रखा है, 65 और उसका 32। क्या ये 97 आएगा? 97 आएगा ग्राम में, 97 ग्राम में, ठीक है। ये अभी सिर्फ मोल्स आए हैं, सिमिलरली अगले पेज पे चलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक, इक्वेशन आराम से पढ़ लीजिए। फर्स्ट रिएक्शन में स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट 1, यहां पर भी 1, क्या बेटा यही होगा, SCP1 SCR1 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, सेकेंड रिएक्शन 1 1 1 1 इनटू मोल्स ऑफ जो रिएक्टेंट दे रखे हैं, मोल्स जो रिएक्टेंट के दे रखे हैं, ठीक है। कोई बच्चा कह रहा है आपके हैंड में ब्लीडिंग हो रही है, तुम्हें नजर भी आ जाता है इतनी दूर से। चलो जी ठीक है जी, ये रहे मोल्स जो रिएक्टेंट के दे रखे हैं, ठीक है, दैट इज 10 इंटू 1000 बाय 97। क्या बेटा मेरे पास मोल्स आ गए, जिंक के, ठीक। ये तो 1 1 1 1 ही था, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। क्या मुझे टन्स बताने हैं, पहले मास निकाल रहा हूं, मोल जब भी आ जाते हैं मास निकालना होता है, अच्छा परसेंटेज यील्ड भी थी क्या, मैं भूल गया, हाँ पहली रिएक्शन में थी, सॉरी बेटा मैं भूल गया था, एक्चुअली मैंने देखा ही नहीं। 75 बाय 100 मैंने देखा ही नहीं, एक्चुअली मैं भूल गया। 75 बाय 100, ठीक। क्या ये मोल्स आ गए? हमें निकालना है मास कैसे निकालेंगे? जो भी मोल्स आए 10⁻7 लिख सकता हूं ऊपर, जो भी मोल्स आए उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा उसके एटॉमिक मास से, ठीक। हाँ कर दिया बेटा, यील्ड मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एटॉमिक मास कितना है? 65। ये आ गया मास। क्या आपको पता है, आपको इसके मास ग्राम में नहीं बताना, इसको टन में बताना है, टन में कैसे बताएंगे? सर 10⁻6 से डिवाइड कर दो, 10⁻6 से डिवाइड कर दो। एक टन के अंदर 1000 किलोग्राम होता है, ध्यान सुनना, ये ग्राम में है, एक टन के अंदर 1000 किलोग्राम होता है, ग्राम में कितना हो जाएगा? 10⁻6 ग्राम, 10⁻6 ग्राम, ठीक। उसके बाद एक ग्राम के अंदर टन कितने होंगे? सर 10⁻6 से डिवाइड कर दो। क्या बेटा डिवाइड करूंगा 10⁻6 और ये 7 चला जाएगा और एक यहां से चला जाएगा, क्या कुछ ऐसा आ जाएगा? 75 इंटू 65 बाय 97 इंटू 10। आंसर मैच नहीं कर रहा होगा उससे, क्योंकि उसके आंसर में कुछ गड़बड़ है, आंसर मैच कर नहीं रहा होगा, बट हमारा आंसर यही है, नहीं बेटा आप कमजोर नहीं हो, ये थोड़ा जल्दी मतलब कि आप रिवीजन करते जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है जी, ठीक है ठीक है जी, ठीक। आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, आंसर की टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है,
क्योंकि आंसर शायद किसी और का डाल दिया हम लोगों ने, टाइप करते टाइम ना गलती हो गई होगी सर से को, बट वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपको करना आना चाहिए, वो ज्यादा मैटर करता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, ठीक है। आराम से मैं करता हूं, ध्यान से सुनिए समझिए, एक एक टॉपिक कराने के बाद 4-4, 5-5 क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपको समझ आ सके। होप सो आप सब लोग भी उतनी ही एफर्ट लगा रहे होंगे। आप जहां पर बैठे होंगे वहां पर पूरी शांति होगी, आपने हेडफोन लगा रखे होंगे, साथ साथ में नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या पिछली क्लासेस आपने रिवाइज करी हैं, उनके नोट्स बनाए हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। सिलेक्शन आपकी वही कराएगा कि आप कितना पिछला रिवाइज करके आ रहे हो, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ बेटा, नया क्वेश्चन एक और करा देते हैं, ठीक है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए प्लीज, फॉर ए सिक्वेंशियल रिएक्शन, ये कोई रिएक्शन है, ठीक है, ये भी बैलेंस्ड नहीं है, कोई बात नहीं। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर ऑब्टेन्ड इफ 5 moles of NH3 is mixed with 3 moles of O2? 5 मोल और 3 मोल। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। पहली रिएक्शन लिख रहा हूं, पहली रिएक्शन लिख रहा हूं, बैलेंस कर लिया सबसे पहले हमने। क्या ऐसे बोल सकता हूं कि इसके 2 मोल से, इसके 2 मोल से हाइड्रोजन के 3 मोल्स बनेंगे? हां सर बोल सकते हो, क्योंकि ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं ना, इनको मोल्स बोल सकते हैं। बहुत बार बताया जी, एक बार नहीं, कम से कम 10 बार बताया। चलो ठीक है। क्या 5 मोल्स ऑफ अमोनिया से, 5 मोल्स ऑफ अमोनिया से अगर 2 से 3 बनते हैं तो 5 मोल से कितने बनेंगे? 3/2 × 5। बेटा अगर 2 रुपीज की 3 कैंडीज आती हैं तो 5 रुपीज की कितनी आएंगी? 3/2 × 5। बट ये भी देखो, ये भी देखो, फर्स्ट रिएक्शन की यील्ड जो है 50% है, यानी कि जितना बनना चाहिए था, जितना बनना चाहिए था उसका 50% बनेगा हाइड्रोजन, उसका 50% बनेगा हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है। पहले इतना देख लीजिए, पहले इतना, कोई जल्दी नहीं है, जल्दी नहीं है, आराम आराम से कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन थोड़ा लेवल ऊपर है, आप देखेंगे पहला क्वेश्चन थोड़ा आसान था, दूसरा उससे मुश्किल, तीसरा, मतलब कि ऐसे लेवल बढ़ता जाएगा, तभी तो यार डायमेंशन अलग अलग सीख पाओगे। ठीक है। 2, क्या मैं इसको 15/4 लिख सकता हूं? क्या बेटा ये मोल्स मेरे पास हाइड्रोजन के आ गए हैं? किसके मोल्स आए हैं? हाइड्रोजन के। सेकंड रिएक्शन लिख रहा हूं, उसके बारे में बात कर रहा हूं। सेकंड रिएक्शन लिख रहा हूं, उसके बारे में बात कर रहा हूं। पहले मैंने बैलेंस कर ली सेकंड रिएक्शन। सर आप इसको अलग अलग करके क्यों कर रहे हो? आप ऐसे ही कर देते फिर वही मोल्स ऑफ प्रोडक्ट SCP SCR फर्स्ट रिएक्शन, SCP SCR सेकंड रिएक्शन, परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं पहले उसका रीजन बताता हूं। क्या आपको पता है इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन के मोल्स भी दे रखे हैं यहां पे? इसका मतलब सेकेंड रिएक्शन में मुझे लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका मतलब सेकेंड रिएक्शन में मुझे लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर, जब भी, ध्यान से कहीं साइड में लिख लीजिए, जब भी दोनों रिएक्टेंट्स की वैल्यू गिवन होगी तब आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना पड़ता है। जब भी दोनों रिएक्टेंट्स की वैल्यू गिवन होगी तब आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक बेटा, इसके मोल्स कितने हैं मेरे पास? 15/4 मोल्स। इसके मोल्स कितने गिवन है क्वेश्चन में? इसके मोल्स कितने गिवन है क्वेश्चन में? 3 मोल्स ऑक्सीजन के। क्या बेटा हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना आता है? या तो लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन होगा या लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन होगा। लिमिटिंग रिएजेंट या तो हाइड्रोजन होगा या क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। ठीक, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सबसे पहले हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं? 15/4 और 2 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। पता है ना लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करते थे? लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करते थे? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, 15/8 आ जाएगा। ऑक्सीजन तो नहीं है कहीं, 3 नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बेटा जिसकी वैल्यू लोएस्ट आती थी, जिसकी वैल्यू लोएस्ट आती थी वो होता था लिमिटिंग रिएजेंट। क्या ये है लिमिटिंग रिएजेंट?
क्या ये है लिमिटिंग रिएजेंट और ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। अब मुझे बताइए, ठीक है, अब मुझे बताइए, ठीक है बेटा, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या इसके 2 मोल से ये 2 प्रोड्यूस होते हैं? क्या 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस जो होते हैं वो 2 होते हैं? ठीक, तो बताइए 15/4 मोल से कितने होंगे? 15/4 मोल से कितने होंगे? अगर 2 से 2 प्रोड्यूस होते हैं तो 15/4 से कितने होंगे? सर 15/4 होंगे। बट बेटा इसकी परसेंटेज यील्ड दे रखी है, इसकी परसेंटेज यील्ड दे रखी है कितनी? 80%। कितनी? 80%। यानी कि जितना भी बनना चाहिए था उसका 80% बनेगा, उसका 80% बनेगा। क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं? 15/4 इंटू 80/100। 20 के टेबल में ये 4 पे, ये 5 पे, 4 से 4 कैंसिल आउट, 5 से ये 15 कैंसिल आउट। क्या 3 मोल्स आ गए? क्या 3 मोल्स आ गए? किसके? H2O है ना मेरे ख्याल से। क्या वो H2O ही है? हाँ H2O ही है। क्या ऐसी कोई ऑप्शन है? यस, दैट इज 3 मोल्स, दैट इज 3 मोल्स। बेटा कोई मिस्टेक नहीं हुई है। ठीक है जी, ठीक है। चलिए। ठीक है बेटा, अगर आपको थोड़ा टफ लग रहा है ना तो आप नेक्स्ट क्लास का वेट करिए। आप देखिए कैसे लेवल गिरा लेते हैं और आपका कंफर्ट जोन आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ऐसा ही करेंगे नेक्स्ट टाइम से, ऐसा ही करेंगे कि लेवल देखो। अगली क्लास में आप देखना बिल्कुल टुच्चे टुच्चे चीजें होंगी और आपको सबको समझ आएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, और अगर आपको लगता है 2 साल ऐसा ही करके जेईई एडवांस में आपका रैंक आ जाएगा तो फिर आप तो मतलब कि आप चमत्कार को नमस्कार है, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे हम। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात को अब ध्यान से सुनो समझो। ठीक है, चलिए प्लीज चैट बॉक्स को कम से कम मिनिमम रखिए, क्योंकि मुझे देखना पड़ता है, फिर वो टाइम वेस्ट होता है क्लास का। ठीक है, ध्यान से सुनिए समझिए। ठीक है, क्या मान लीजिए बेटा ये एक कोई मॉलिक्यूल लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बेटा, ठीक। अब इसके अंदर 3 टाइप के एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हैज, कैल्शियम के एटम कितना? सर ये शायद मैंने पहली क्लास में सिखाया था, या दूसरी क्लास में सिखाया था। 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हैज, कैल्शियम के एटम कितना? 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हैज, कार्बन के एटम्स कितना? सर कार्बन भी कितना है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हैज, ऑक्सीजन के एटम्स कितना? दैट इज 3। यह बात आपको पहले भी सिखाई जा चुकी है। ठीक है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, कल वाला एक्सपेरिमेंट भी बताते हैं कैसे करना कैसे नहीं। ठीक है, बट थोड़ा सा अभी सुनिए समझिए। ठीक, अच्छा और सुनिए, ये तो 1 मॉलिक्यूल के हिसाब से हुआ। ठीक, अब बात करते हैं मोल्स के हिसाब से। किसके बारे में बात कर रहा हूं? मोल। अब मैं इस कैल्शियम कार्बोनेट को मोल बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं बेटा? मोल बोल रहा हूं। क्या ऐसे बोल सकता हूं? 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हैज, कैल्शियम के मोल्स ऑफ एटम्स, दैट इज 1। उसमें क्या, एक मॉलिक्यूल में अगर एक एटम था तो 1 मोल में कितना होगा? 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम होगा। अगर 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन के मोल्स ऑफ एटम्स,
1 है, ठीक है, आई मीन 1 मॉलिक्यूल में 1 था, तो 1 मोल में भी कितना होगा, 1 मोल में भी कितना होगा, ठीक है, दैट इज 1 मोल होगा, 1 मोल होगा, ठीक है। चलिए 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 आगे, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हैज ऑक्सीजन के मोल्स ऑफ एटम्स, ऑक्सीजन के मोल्स ऑफ एटम्स, दैट इज 3, दैट इज 3, ठीक। अच्छा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना समझना, क्योंकि जो मेरा अगला टॉपिक है ना, ये उसका बेस है, अगले टॉपिक का बेस है। मान लो कभी भी आपको कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम के मोल्स ऑफ एटम फाइंड आउट करने हो, मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम्स फाइंड आउट करने हो, क्या हमेशा ऐसा ही होगा, क्या हमेशा ऐसा ही होगा, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इंटू 1 होगा, यस और नो? बेटा इसके 1 मोल में 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम्स है, तो 5 मोल में कितने होंगे, 5 होंगे, 10 में कितने होंगे, 10 होंगे, 15 में कितने होंगे, 15 होंगे, 23 में कितने होंगे, 23 होंगे, ठीक। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। मैम कोई आलोक बच्चा है, उसको रिमूव कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे? सर जितने भी मोल कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर सर ये 5 होंगे तो कैल्शियम कार्बन के 5 मोल ऑफ एटम्स होंगे, अगर ये 10 होंगे तो कैल्शियम कार्बन के 10 मोल ऑफ एटम्स होंगे। इसी लाइन को आगे लिख रहा हूं, ये जो नीचे लाइन लिखी है इसी को आगे लिख रहा हूं, इसी को आगे लिख रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बात कर रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, जितने भी मोल कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे, जितने भी मोल कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक, ठीक है। चलिए 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 चलिए, ठीक है। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इंटू 3। बेटा मुझे जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, अगर मैं ये लाइन लिखूं 1 मोल ऑफ ग्लूकोज है, ये हैज मोल्स ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे? इसी लाइन को कंप्लीट करो हाइड्रोजन एटम्स के लिए, इसी लाइन को कंप्लीट करो ऑक्सीजन एटम्स के लिए। जल्दी जल्दी, बी क्विक, जल्दी जल्दी, बी क्विक। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, स्पीड से पता चल रहा है कि बच्चे बहुत ज्यादा सीरियस हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। आप चैट बॉक्स को कम कर दीजिए, जो चैट में लगे हुए उनको लगे रहने दीजिए, बट आप पढ़ने वाले हैं, आप थोड़ा सीरियस रहिए, बाकियों की कोई बात नहीं, ठीक है। ध्यान से सुनिए, समझिए। अब हमें जैसे यहां पर एक लास्ट लाइन, क्योंकि फिर मैं टॉपिक शुरू करूंगा अपना, मेरा अगला टॉपिक जो भी है वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। अगर मुझे कभी भी मोल्स ऑफ कार्बन एटम फाइंड आउट करने हुए इसके अंदर C6H12O6 में, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं मोल्स ऑफ C6H12O6 इंटू 6। अगर कभी मुझे इसमें ऑक्सीजन एटम्स फाइंड आउट करने हुए तो जितने मोल्स C6H12O6 के होंगे उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कभी ऑक्सीजन के लिए 6 से करेंगे बेटा,
ऑक्सीजन के लिए 6 से करेंगे। अगर कभी मुझे हाइड्रोजन के फाइंड आउट करने हुए तब 12 से करूंगा, तब 12 से करूंगा। C6H12O6 इंटू 12 इंटू 12। ठीक, ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ, मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा आप। ठीक है, चलिए 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 चलिए, ठीक है ठीक है, ये सबको समझ आ गया। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ठीक सर, ये प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन है क्या? ध्यान से सुनना और समझना। ठीक, मान लीजिए कोई ये एक पीस पड़ा हुआ है लाइमस्टोन का, पत्थर का। फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा इसको पहले, सबसे पहले हमने हीट किया और बनेगा क्या? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। जो भी कैल्शियम ऑक्साइड बनी उसमें हमने पानी डाल दिया, ये बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिर्फ समझने की वो फील लो कि टॉपिक कराया क्या जा रहा है, इससे ये कैसे बना, इससे ये कैसे बना, वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमें तो टॉपिक समझाना है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इसका रिएक्शन करा दिया, मान लीजिए H2SO4 के साथ। ये एसिड है, बेस है, दोनों मिलके क्या बना लेंगे? सॉल्ट। ध्यान से सुनना, समझना। जितना यहां पर कैल्शियम था, क्या उतना ही कैल्शियम यहां पे होगा? कैल्शियम, कैल्शियम की बात कर रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट की बात नहीं कर रहा हूं। जितना कैल्शियम यहां पे था, क्या उतना ही कैल्शियम यहां पे होगा? ठीक, उतना ही कैल्शियम यहां पे होगा, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। जितना कैल्शियम यहां पे, उतना कैल्शियम यहां पे, उतना ही कैल्शियम यहां पे, और उतना ही कैल्शियम यहां पे। कैल्शियम सारी रिएक्शंस पे ना कभी हमने बाहर से ऐड किया, ना उसको रिमूव किया, ना कभी हमने बाहर से ऐड किया, ना कभी हमने उसको रिमूव किया। समझा रहा हूं, डेफिनेशन भी बताता हूं, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ठीक, जितना कैल्शियम यहां पे था उतना ही कैल्शियम यहां पे होगा। ठीक, क्या मैं इस लाइन को ऐसे लिख सकता हूं बेटा? क्या मैं ऐसे इस लाइन को ऐसे लिख सकता हूं? जितने मोल कैल्शियम एटम के कैल्शियम कार्बोनेट में होंगे, उतने ही मोल कैल्शियम एटम के कैल्शियम सल्फेट में होंगे। है ना बेटा? कंजर्व्ड है ना? हमने जब भी कुछ भी किया, जब भी कुछ, देखो यहां से ऑक्सीजन कम हो गई है ना, कुछ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल गई, कार्बन भी कम हो गया, हमने पानी डाला। ठीक है, पानी डालने से कैल्शियम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। H2SO4 डाला, कैल्शियम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जितना कैल्शियम यहां पे था उतना ही कैल्शियम यहां पे होगा। क्या वही लाइन लिखी है मैंने? अब मुझे एक बात बताइए, ये बात बताइए, ये देखिए, क्या इसको ऐसे बोल सकता हूं? इस लाइन को, क्या इस लाइन को ऐसे बोल सकता हूं कि जितने मोल कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे उसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपको कैल्शियम के मोल ऑफ एटम्स पता चल जाएंगे। जितने भी मोल कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे, ठीक है, इस रिएक्शन में जितने भी मोल कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे उसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, आपको कैल्शियम के मोल ऑफ एटम्स पता चल जाएंगे। अभी अभी जस्ट पीछे किया हमने, जस्ट पीछे किया हम लोगों ने। मैं बताऊं कहां किया? ये देखो, ये रहा, ये रही लाइन, कहां गई? ये रहा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम्स कितने होंगे कैल्शियम कार्बोनेट में? जितने कैल्शियम कार्बोनेट के वो एटम्स है, मल्टीप्लाइड बाय 1, मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक, आगे देखते हैं। मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम्स इन कैल्शियम सल्फेट, जितने भी मोल्स कैल्शियम सल्फेट के होंगे उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। क्या कैल्शियम के मोल ऑफ एटम्स पता चल जाएंगे, है ना बेटा? कैल्शियम सल्फेट के अंदर कितने मोल कैल्शियम एटम्स के होंगे? जितने मोल कैल्शियम सल्फेट के हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि एक ही कैल्शियम है यहां पे, एक ही कैल्शियम है यहां पे। एक बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, उसने ये पूछा है कि क्या लिखा हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन को क्यों नहीं काउंट कर रहे? आप कार्बन और ऑक्सीजन को क्यों नहीं काउंट कर रहे?
क्या आप देख रहे हो यहां पर जितना भी कार्बन था वो बाहर चला गया? क्या आप यहां पे देख रहे हो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन बाहर से आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यहां पर भी कुछ ऑक्सीजन का किया है आपने। हम तो एटम उसके कंजर्व, नाम में पता चल रहा है एटम्स कंजर्व्ड, एटम्स कंजर्व किसके कंजर्व्ड है? जितना कैल्शियम यहां पे उतना यहां पे, उतना यहां पे, उतना यहां पे, क्योंकि ना आपने कैल्शियम कभी देख लो किसी भी में बाहर से जो रिएक्टेंट डाल रहे हैं उसमें ना कभी ऐड किया ना कभी सब्ट्रैक्ट किया, ना कभी ऐड किया ना कभी सब्ट्रैक्ट किया। यहां पर बैलेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको। इसी को बेटा हम बोलते हैं एटम्स कंजर्वेशन, एटम्स कंजर्वेशन। ध्यान से सुनो, आराम से सुनो। ये जो हमने लाइन लिखी है ये हमने एटम्स कंजर्व करवाए हैं, पीओएसी। पीओएसी मतलब प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, किसके लिए? कैल्शियम के लिए। किसके लिए? कैल्शियम के लिए। मैं क्वेश्चन और भी कराऊंगा बट ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना, समझना। ये देखिए क्वेश्चन के अंदर इसके 5 मोल्स गिवन है और इसके मोल्स पूछे हुए हैं, इसके मोल्स पूछे हुए हैं, मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट पूछे हुए हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स गिवन है, कैल्शियम सल्फेट के पूछे हुए हैं। आपको रिएक्शन बैलेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक? जरा ध्यान से सुनो। कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल्स गिवन है? 5। क्या हम लोगों से मोल्स पूछे हुए थे कैल्शियम सल्फेट के? लो भाई आंसर भी आ गया 5। लो सॉल्व, लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने पीओएसी किसके लिए अप्लाई किया? कैल्शियम के लिए अप्लाई किया। किसके लिए अप्लाई किया? कैल्शियम के लिए अप्लाई किया। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन आप करिए, एक क्वेश्चन आप करिए, ठीक है? ये देख करते हैं। इफ K2CO3 कितने ग्राम? 27.6 ग्राम। मैं अच्छे तरीके से लिख देता हूं, पहले ग्राम लिख देता हूं, पहले ग्राम लिख देता हूं ताकि आपको टेंशन ना हो। ऐसे लिख देता हूं 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 is treated with series of reagents। सीरीज ऑफ रिएजेंट का मतलब पता क्या होता है बेटा? पहले किसी एक से, फिर किसी दूसरे से, फिर किसी तीसरे से, फिर किसी चौथे से, ऐसे, ठीक है? टू गिव ग्लूकोज। ग्लूकोज भी नहीं, जानबूझ के ऐसी चीज देते हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन ही ना हो सके, लाइक C4H10। फाइंड मास ऑफ C4H10 फॉर्म्ड। बेटा मोलर मास ऑलरेडी आपको गिवन होंगे, उनकी टेंशन कभी नहीं लेनी है आपने। मोलर मास C4H10 का होता है 58 और K2CO3 का होता है 78 और 12 कितने होते हैं? 90 में 48 ऐड करेंगे 138। ठीक? ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है? सबसे पहले हम लोग पीओएसी किसके लिए अप्लाई करेंगे? क्या ये बात तो पक्की है, ये बात तो पक्की है कि K2CO3 को अलग अलग रिएजेंट से ट्राई किया। पहले किससे कुछ बनाया होगा, फिर कुछ बनाया होगा, फिर कुछ बनाया होगा, फिर कुछ बनाया होगा, पता नहीं क्या क्या बनाया होगा। एंड में क्या मिला? C4H10। एंड में क्या मिला? C4H10। क्या मैं POAC पोटेशियम के लिए अप्लाई कर सकता हूं? सर पोटेशियम यहां पर है ही नहीं, इसका मतलब पीओ उसके एटम कंजर्व्ड नहीं है। क्या मैं ऑक्सीजन के लिए अप्लाई कर सकता हूं? यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर ऑक्सीजन है ही नहीं, इसका मतलब ऑक्सीजन के भी एटम कंजर्व्ड नहीं है। तो मैं किसके लिए पीओएसी अप्लाई करूंगा? सर कार्बन के लिए अप्लाई करेंगे। किसके लिए अप्लाई करेंगे? कार्बन के लिए। कार्बन यहां पर भी है, यहां पर भी है, अगले पेज पे लिख रहा हूं, अप्लाई POAC फॉर कार्बन एटम्स।
अप्लाई POAC फॉर कार्बन एटम्स। ठीक, क्या बेटा ध्यान से देखो, अगर कार्बन के एटम्स कंजर्व्ड हैं तो मोल्स ऑफ कार्बन एटम भी कंजर्व्ड होंगे। जितने मोल्स कार्बन एटम्स के K2CO3 में होंगे, उतने ही मोल्स कार्बन एटम्स के C4H10 में होंगे, उतने ही मोल्स कार्बन एटम्स के C4H10 में होंगे। बेटा ये लाइन सबको पता होगी ही होगी, क्योंकि आज हमने कम से कम 5 या 10 बार कर लिया है। अगर मुझे मोल्स ऑफ K2CO3 दिए हो, अगर मुझे मोल्स ऑफ K2CO3 दिए हो और मुझे कार्बन एटम के फाइंड आउट करने हो, जितने भी मोल्स K2CO3 के होंगे, जितने भी मोल्स K2CO3 के होंगे, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 से। उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 से। वो भी बताता हूं, अगर 2 होते तो पहले इसे तो कर लो, वो भी बताता हूं बेटा, जस्ट 2-3 मिनट का टाइम दो। यहां पर मोल्स ऑफ कार्बन एटम C4H10, जितने भी मोल्स C4H10 के होंगे, जितने भी मोल C4H10 के होंगे, उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 4 से। उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 4 से। ठीक ठीक, तो जरा ध्यान दीजिए बेटा, क्या मुझे मोल्स निकालने आते हैं K2CO3 के? यस सर। मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास। क्या आपको पता है मास कितना दे रखा है? 27.6। क्या मोलर मास कितना दे रखा है? 138। 27 बाय 138, 4 इंटू, पीछे चलते हैं, हमें फाइंड आउट क्या करना है? मास फाइंड आउट करना है C4H10 का। क्या फाइंड आउट करना है? मास। क्या मैं मोल्स की जगह यही लिख सकता हूं? मास ऑफ C4H10 बाय मोलर मास ऑफ C4H10। कितना है मोलर मास C4H10 का? कितना है मोलर मास C4H10 का? 58। कितना? 58। बेटा ये कितना आ जाएगा? ये 27.6 है, ये कितना आ जाएगा? 5। आंसर कितना आ गया? आंसर कितना आ गया? 58 बाय 20 है ना। 58, ये 5 4 क्या हो जाएगा? 20। 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, मतलब कि 3 से थोड़ा सा कम, 3 से थोड़ा सा कम। हाँ बेटा 27.6 कर दिया, 2.9 समथिंग आ जाएगा। कर दिया बेटा, ठीक कर दिया। एक बच्चा पूछ रहा है सर कार्बन के एटम्स तो बढ़ गए इसमें C4H10 में। बेटा कार्बन के एटम्स नहीं बढ़े हैं, कार्बन के यहां पर एक मॉलिक्यूल में एटम बढ़े हैं, कार्बन के एक मॉलिक्यूल में एटम बढ़े हैं। टोटल तो उतने ही रहेंगे, टोटल तो उतने ही रहेंगे। एक बच्चा पूछ रहा है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी? ठीक है, यही है बेटा कि एटम्स कंजर्व्ड है, जिसके भी एटम्स कंजर्व्ड हैं उसके मोल्स ऑफ एटम भी सेम होंगे, उसके मोल्स ऑफ एटम भी सेम होंगे। एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा। उसने पता क्या बोला? कह रहा सर जो आपने पीछे सीक्वेंशियल रिएक्शन के क्वेश्चन कराए हैं, क्या हम उसमें POAC अप्लाई कर सकते हैं? आंसर है यस, आंसर है यस। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगला क्वेश्चन आप करिए जी। ठीक है, मैं भी करता हूं, आप भी करिए। आंसर मैंने इसी कारण मार्क किया हुआ ताकि आपको पता चल सके। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आप जिनको आता है वो कर ले, नहीं तो बाकी मेरे साथ करें। ठीक है, देखिए ह्यूमन लंग्स कैन एब्जॉर्ब 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर आवर, 8 ग्राम ऑक्सीजन पर आवर। ठीक है सर, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जा रही है 1 आवर में 8 ग्राम। ठीक है, बाय रेस्पिरेशन। ठीक है, इफ ऑल द ऑक्सीजन एटम्स आर कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट, जितने भी ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो सारे के सारे इसमें कन्वर्ट हो गए हैं, सारे के सारे इसमें कन्वर्ट हो गए हैं। पहले कुछ बना होगा, कुछ बना होगा, फिर एंड में क्या बना? ये बना C6H12O6। ठीक, कितना टाइम लगेगा? हाउ लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब होता है कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ताकि हमें ग्लूकोज कितना बन जाए, ये C6H12O6 कितना बन जाए? 180 ग्राम। इसका मास कितना दिया हुआ है? 180 ग्राम।
और ये चीजें तो बेटा गिवन होंगी होंगी। कौन सी दो चीजें? ये क्वेश्चन में गिवन है, इसकी टेंशन नहीं लेनी। मोलर मास ऑक्सीजन का 32 ग्राम, C6H12O6 का 180 ग्राम, ये गिवन होंगे, इसके बारे में टेंशन लेनी। इतनी बात क्या सबको पता चल गई? क्या इतनी बात सबको पता चल गई? ठीक है, क्या कि ऑक्सीजन कंजर्व्ड है, ऑक्सीजन कंजर्व्ड है, यानी कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन O2, और कुछ हो ही नहीं सकता था कंजर्व। वैसे भी लिखा हुआ है यहां पे, ऑल द ऑक्सीजन एटम्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। जितने भी ऑक्सीजन एटम्स O2 में है, उतने ही ऑक्सीजन के एटम्स C6H12O6 में, C6H12O6 में, ठीक है बेटा। अगर आज आपका फर्स्ट लाइव लेक्चर है तो आपको थोड़ा कम समझ आ रहा होगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। कंजर्व्ड है बेटा जी, मोलर मास और ग्राम मोलिकुलर मास दोनों सेम ही होते हैं। वापिस आ रहे हैं टॉपिक की तरफ। क्या मोल्स कैसे निकालूंगा? मोल्स कैसे? मोल्स ऑफ एटम्स, मोल्स ऑफ एटम्स, ठीक है। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। कितने होंगे ऑक्सीजन के एटम्स? कितने होंगे? क्या 2 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होगा? 2 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होगा। और यहां पर क्या होगा? यहां पर ऑक्सीजन के मोल्स ऑफ एटम्स कितने होंगे? यहां पर ऑक्सीजन के मोल्स ऑफ एटम्स कितने होंगे? दैट इज 6 इंटू मोल्स ऑफ ग्लूकोज होगा, 6 इंटू मोल्स ऑफ ग्लूकोज होगा। बेटा नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, 2 इंटू मोल्स किसके बराबर होते हैं ऑक्सीजन के? मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है ऑक्सीजन का? 32। मोलर मास कितना है? 32। यहां पर क्या आया? 6 इंटू मोल्स ऑफ ग्लूकोज। मोल्स कैसे निकालूंगा? मास, मास बाय मोलर मास, मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, दैट इज 180 बाय 180। ठीक है बेटा, क्या ये कैंसल आउट हो गया? क्या मास ऑफ ऑक्सीजन 96 ग्राम आ गया? कितने ग्राम आ गया? 96 ग्राम आ गया। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ना। 1 आवर के अंदर, 1 आवर के अंदर कितने ग्राम ऑक्सीजन लेता था लंग्स? 8 ग्राम। 1 आवर के अंदर कितने ग्राम ऑक्सीजन लेता था? 8 ग्राम। तो बताओ 96 ग्राम के लिए कितने आवर्स लगेंगे? 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टेक्स टाइम। लंग्स के लिए कितना टाइम लगता था? 1 आवर। तो बताओ 96 ग्राम के लिए कितना लगेगा? दैट इज 1 by 8 into 96 comes out to be 12 hours, comes out to be 12 hours। एक और क्वेश्चन करेंगे बेटा, जब तक आपकी कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगी मैं लगा रहूंगा जी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, एक और क्वेश्चन करेंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पीछे का जो बोर्ड का कलर है वो चेंज कर दीजिए। बेटा मैंने ऑर्डर दिया हुआ है वो क्लॉथ का, वो जैसे ही आएगा उसी दिन लगा दिया जाएगा। जो जो चीज मेरे हाथ में है वो मैं कर रहा हूं, ठीक है। चलो कल वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में भी आपको बता देते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं बता देता हूं आपको क्या है कल वाले एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये देखिए आपको यहां पर ये एल्यूमिनियम का नजर आ रहा होगा, सिल्वर कलर का है ना, और ये भी एक नजर आ रहा है एल्यूमिनियम का, ठीक है। ये अंदर जो एलईडी लाइट्स है ना, ये उनके 2 टर्मिनल हैं, जैसे सेल में होते हैं ना एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड, वही जो आपने घर पे पेंसिल सेल देखा होगा रिमोट में डालने वाला, ये वही वाला है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, जैसे ही मैं इसको टच कर रहा हूं, ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन मेरी बॉडी में तो जा रहे हैं, ठीक है, और बहुत कम है क्योंकि एलईडीज की पावर बहुत कम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मेरी बॉडी में तो जा रहे हैं बट अर्थिंग होने के कारण वो अर्थ में चले जा रहे हैं, यानी कि करंट कंडक्ट नहीं हो रहा। बट आप देखेंगे जैसे ही उन इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पे ले आऊंगा, यहां पे ले आऊंगा, ठीक है, तो आप देखेंगे सर्किट कंप्लीट हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। लाइट ऑफ करके दिखाता हूं, ये देखिए जैसे ही इसे मैं पकड़ूंगा, ये देखिए, ठीक है,
और जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा आप देखेंगे कि वो एलईडी जैसे हाथ छोड़ दिया तो बंद, हाथ टच किया तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया, और जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा ये चलना शुरू कर देगी। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन देखिए। 8 ग्राम सल्फर, क्या सबको पता है सल्फर ऐसे लिखा जाता है S8? कितना दे रखा है ये? 8 ग्राम दे रखा है, ठीक है। इज बर्न्ट टू फॉर्म SO2, बर्न करने के बाद क्या बन गया? SO2 बन गया, बनने दो। विच इज देन ऑक्सीडाइज्ड बाय क्लोरीन, क्लोरीन डाली टू सल्फेट बन गया। सल्फेट क्या होता है? 9th-10th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं, ठीक है। दैट इज SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। द सॉल्यूशन इज नाउ ट्रीटेड विद बेरियम क्लोराइड, इसमें डाला हमने बेरियम क्लोराइड। द अमाउंट ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्म, मोल्स में बताना है। बेरियम सल्फेट के क्या बताने हैं? मोल्स, क्योंकि क्वेश्चन मोल्स पूछा हुआ है, मोल्स पूछे हुए हैं इसके, मोल्स पूछे हुए हैं बेरियम सल्फेट के। क्या बेटा? ध्यान से देखो, सुनो, समझो। जितना सल्फर यहां पे था उतना ही यहां पे होगा, उतना ही यहां पे होगा, और उतना ही यहां पे होगा। सर कैसे पता चला? देखो जरा, यहां से शुरू होके यहां तक क्या बीच में कभी आपने सल्फर डाला है या निकाला है? नहीं सर। दूसरे वाले में आपने क्लोरीन डाला था, उससे अगले वाले में आपने बेरियम क्लोराइड डाला। सल्फर ना कभी इसके बाद आपने कभी डाला ना कभी निकाला, ठीक। यानी कि किसके एटम्स कंजर्व्ड होंगे? यानी कि किसके एटम्स कंजर्व्ड होंगे? दैट इज सल्फर के। तो मैं POAC किसके लिए लगाऊंगा? सल्फर के लिए। अप्लाई POAC फॉर सल्फर एटम्स। बेटा ना कभी सल्फर ऐड किया ना कभी सल्फर सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो जितने सल्फर के मोल्स ऑफ एटम यहां पर होंगे उतने ही सल्फर के मोल्स ऑफ एटम यहां पर होंगे। तो मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स इन S8, moles of sulfur atoms in barium sulfate, in barium sulfate, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब देखिए यहां पर मोल्स कैसे निकालूंगा? हेल्प मैं कर देता हूं। मोलर मास गिवन है, मोलर मास गिवन है सल्फर का, गिवन ही होगा क्वेश्चन के अंदर, टेंशन वाली बात नहीं, इसकी कभी टेंशन नहीं लेनी। मोलर मास की 256 ग्राम, कितना? 256 ग्राम। प्लीज अगले पेज पे। सल्फर के एटम्स कितने होंगे? 1 इंटू मोल्स ऑफ, 1 नहीं 8 इंटू मोल्स ऑफ, 8 है ना मोल्स ऑफ सल्फर, और यहां पर 1 इंटू मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट। पता चल गया ना 1 क्यों लिया है? क्योंकि BaSO4 में एक ही सल्फर है, यहां पर S8 में 8 सल्फर थे तो वो मैंने बाहर रख दिया। क्या बेटा? क्या बेटा? यहां पर ऐसे कर सकता हूं। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास, मास 32 ही है ना, नहीं 8 है, सॉरी सॉरी 8 है, मेरे को लगा था 32 है, 8 है। 8 बाय 256 यही किया ना बेटा हमने। मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू 1 इंटू, इसके मोल्स पूछे हुए थे, इसके मोल्स पूछे हुए थे। लो बेटा आंसर आ भी गया। क्या ये 64 हो जाएगा? 64 को 256 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 1/4 मोल्स आएंगे, 1/4 मोल्स आएंगे। क्या 1/4 का मतलब 0.25 मोल्स होता है? यस। क्या ऐसी कोई ऑप्शन दे रखी है? क्या ऐसी कोई ऑप्शन दे रखी है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। एक ये क्वेश्चन करेंगे बेटा, एक ये क्वेश्चन करेंगे बेटा, ठीक है। अभी टाइम है, ठीक है जी, ठीक है।
चलिए चलिए चलिए, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं जी, ठीक है। और बस मैं आपको एक सिंपल सा एक कैलकुलेशन बता देता हूं आपको। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, आप कहीं पर, मैंने बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया, ठीक है, एज एन एचओडी पढ़ाया, ठीक है, टॉप बैचेस को पढ़ाया, सिंगल और डबल डिजिट रैंक देखे हैं, चाहे वो आईआईटी में हो, चाहे वो नीट में हो, चाहे वो एम्स में हो, पहले एम्स का एग्जाम अलग हुआ करता था, चाहे वो केवीपीवाई हो, और चाहे आपके केमिस्ट्री ओलंपियाड्स हो, चाहे वो एनएसईसी हो जिसका अब नाम चेंज हो गया पिछले साल से, या इंडियन केमिस्ट्री ओलंपियाड हो, या इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड्स हो, ठीक है। किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाएं, इट डजेंट मैटर, ठीक है, 95%, और कोई भी कंपटीशन पढ़ाएं, मैं तो आईआईटी जेईई की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी चाहे वो बैंक पीओ का एग्जाम हो, या यूपीएससी के आईएएस बनने का एग्जाम हो, आईपीएस बनने का कोई भी एग्जाम हो, एनडीए हो, कोई भी हो, 95% जनता, 90 to 95 अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, लोग नॉन सीरियस होते हैं, ठीक। ये हर जगह पे है, हर जगह पर है, ये इस इंस्टीट्यूट की बात नहीं हो रही, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात नहीं हो रही, ये ऑल ओवर वर्ल्ड की बात हो रही है। 90 to 95% लोग ऐसे ही बस एग्जाम भरा और पेपर देने चले जाते हैं, उन्हें यह भी नहीं पता होता एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या तैयारी होगी, क्या लेवल होगा, हमारा लेवल क्या है, क्या एग्जाम इस लेवल पे आ रहा है तो हमें इस लेवल की तैयारी करनी चाहिए, इतनी करनी चाहिए कि इससे नीचे करनी चाहिए, ठीक है। और आपका बैच तो उससे बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा, मतलब कि आई मीन इट्स बहुत ही ज्यादा। एचओडी का मतलब ही नहीं पता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बेटा, ठीक है। तो 90 to 95% लोग नॉन सीरियस होते हैं। सबसे पहले तो आप एक सीरियस कैंडिडेट बनिए, ठीक। जब आप सीरियस कैंडिडेट बन जाएंगे ना, तब कंपटीशन कितने में रह जाएगा, सिर्फ 5% लोगों में। देखो 95% लोग तो एलिमिनेट हो गए। जो आपको डर लगता है कि हाय लाखों बच्चे बैठेंगे, वो कुछ हजार में रह जाएंगे बच्चे, कुछ हजार में। सोचो कहां पे 10 लाख, और कहां अगर आप उसका 5% निकालेंगे तो वो पता है कितना आएगा, सिर्फ 50,000, ठीक है। गेम उन्हीं के आसपास रहता है, वो 50, 60, 70, और उसी के मतलब मान लो 30,000 सीट्स हैं तो 60,000 बच्चे सीरियस हैं, दो में से किसी एक का सिलेक्शन होना बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है यार, ये तो बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट बन जाए तो, ठीक है। आप देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस कराएंगे जिससे सारी क्लास को समझ आएगा, वो मेरी गारंटी है, वो मुझे पता है कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। बट वैसा करके आईटी जेईई एडवांस नहीं हो पाएगा। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम सारी ये है कि वो जेईई एडवांस नहीं हो पाएगा। बस ठीक है, उससे टाइम पास हो सकता है, उससे फील गुड फैक्टर आ सकता है, सब समझ आ रहा 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 है, ठीक है, वो जरूर चल सकता है। बट आपको ये बात समझनी चाहिए, ठीक है, कि आपका सिलेक्शन तभी होगा जब ठीक है आप सीरियस होंगे, ठीक है। मैं बता सकता हूं कि आप सीरियस कैसे रहें, बट मैं आपकी जगह हो नहीं सकता सीरियस ना, ठीक है। आप रोज क्लास लीजिए, कोई चीज ना समझ आए वीडियो को पॉज करके दोबारा पीछे से देखिए, ठीक है। 2-3 बार खुद देखेंगे, समझ आ जाएगी, नहीं आएगी तो उसके लिए डाउट ग्रुप है हमारे पास, ठीक। नहीं तो मैं संडे के संडे एक्स्ट्रा क्लास भी ले रहा हूं, इसी कारण तो ले रहा हूं। अगर आपने पिछली संडे की एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली तो उसमें देखो मैंने बहुत सारे डाउट जो थे पिछले वीक के जानबूझ के क्लियर किए उसमें, ठीक है। इस संडे भी ऐसा कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। बट ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप जेईई एडवांस में सिलेक्शन चाहते हैं। अच्छा एक और बात बता देता हूं, एक और, ये लास्ट बात है, फिर उसके बाद मैं टॉपिक पे मूव कर जाऊंगा। जेईई मेन उन एग्जाम्स में से एक है जिसमें स्पून फीडिंग बड़े आराम से काम आ सकती है। मैं पढ़ा दूं, आप उसको बस खा लो, पचा लो, और एग्जाम में जाके उसको वॉमिट आउट करके आ जाना। जेईई मेन में आपका 100% आ सकता है, गारंटी दे रहा हूं, लिख के रख लो। 2 साल बाद जब आपका जेईई मेन का एग्जाम होगा, एक तरफ हम अपनी कॉपी रखेंगे, डीपीपीस रखेंगे, टेस्ट रखेंगे, दूसरी तरफ आपका पेपर रखेंगे, ठीक है। एंड इट विल मैच 100%, इट विल मैच 100%। आप 100% अटेम्प्ट करके आएंगे कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपने 2 साल वही रिवाइज किया है, प्रैक्टिस करी है कि नहीं करी है, वो सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। जेईई एडवांस में आपको अपना ये लगाना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि इसको घर पे छोड़ के चले जाएंगे, आप जेईई मेन में दिमाग को घर पे छोड़ के चले जाओ, अरे भाई केमिस्ट्री बहुत आसान आएगी, मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि अपना टाइम ही यही बीता है ना, ठीक है, ठीक है। बट
दोबारा नहीं बताएंगे। एक बार जिस चीज पे बात हो गई, पीछे लेक्चर्स में बात करी हुई है, आप पिछले लेक्चर्स देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब मैं रोज रोज बुक्स की बात करता रहूंगा तो ये शेयर वेस्टेज है टाइम की। ठीक है, ठीक। टाइम मैनेज कैसे करें, ठीक है, वो भी करेंगे, वो भी बताएंगे जी। सबसे पहले तो अभी के लिए, क्योंकि अभी सिर्फ शुरुआत है आपकी, रिवीजन पे ध्यान दीजिए। आज अगर 7th क्लास है तो होना तो ये चाहिए कि आज 7th क्लास के साथ पिछले 6 क्लास के आप नोट्स भी रिवाइज करके आए, चाहे शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज करके आए, जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं चाहे वही रिवाइज करके आए, ठीक है, बट रिवाइज जरूर करके आए। 8th क्लास में आए, पहली 7th क्लासेस को रिवाइज करके आए, चाहे शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज करके आए, ठीक है। थिंकिंग कैसे डेवलप करें, सोचना शुरू करें आप, ठीक है। देखिए सोचना शुरू करेंगे, ये क्वेश्चन है, इतनी देर से मैं बात कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया होगा। यही थिंकिंग है, यही थिंकिंग है, और क्या, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना जी, ठीक है। एक बच्चे ने पूछा मोल एंड मोल में क्या डिफरेंस होता है, MOLE एंड MOL। मोल MOLE का यूनिट को ऐसे लिखा जाता है 5 मोल। लाइक 5 मोल्स हैं तो उनको ऐसे लिखा जाएगा 5 मोल, ठीक। चलिए चलिए, कोई बात नहीं पता है तो कोई छोटी छोटी चीजें। मेक श्योर करें कि आप रिवाइज जरूर करते रहें, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हमें करना आता है, हम सालों साल करते रहे हैं, ठीक है। बाकी कुछ बच्चे KVPY वगैरह के बारे में पूछ रहे हैं। यार क्लास में ना, इस क्लास में KVPY के बारे में सच्ची बात बताऊं बात नहीं हो सकती, क्योंकि आधे पौने घंटे की बात चली जाएगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाए आपके लिए, ठीक है, जिसमें पूरी जानकारी हो KVPY के बारे में, ठीक है। जल्दी ही बना देंगे, अब ये मत कहना कल ही सर वो वीडियो कहाँ से कब आएगी, थोड़ा टाइम दीजिए, बना देंगे। जब मैंने बोल दिया तो बना देंगे तो बना देंगे, ठीक है। एक और बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, कह रहा सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मैं बता रहा हूँ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आएगा, आ ही नहीं सकता यार पहले चैप्टर में, ठीक है। एक केमिस्ट्री में बहुत तगड़ा एल्यूजन है, मैंने 2-3 दिन पहले भी इस टॉपिक पे बात करी थी, मैं और ज्यादा बात नहीं करूंगा। केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का इजीएस्ट सब्जेक्ट है, इजीएस्ट। कई बच्चे ऐसा बोल रहे होंगे नहीं सर ये तो हार्डेस्ट है, बस ये पहला चैप्टर ही हार्डेस्ट है, ये पहला चैप्टर ही हार्डेस्ट है। सेकंड बहुत आसान है चैप्टर, थर्ड बहुत आसान है, थर्ड बहुत ही ज्यादा आसान है, फोर्थ भी आसान है, फिफ्थ ठीक ठाक है, सिक्स्थ ठीक ठाक है, फिर 7th थोड़ा हार्ड है, 8th बहुत आसान है, 9th बहुत आसान है, 10th बहुत आसान है, 11th बहुत आसान है, 12th फिर अच्छा चैप्टर है, मतलब कि दिमाग लगेगा उसमें, 13 मीडियम, ठीक है, 14 और आसान है। तो देखो जरा, मैंने 14 चैप्टर्स बताया, उसमें से 8 लगभग 9 के करीब तो मैंने बहुत आसान बताए, 2-3 एवरेज बताए, 1-2 मुश्किल है, मैं मानूंगा मुश्किल है, ठीक है, ठीक है। तो ये बात मैं पक्का मानूंगा, ठीक है। चलो 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 क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है क्या, XeF6 फ्लोरिनेट्स आयोडीन, सॉरी, ठीक है। फ्लोरिनेट का मतलब होता है फ्लोरीन दे देना, जा तू मेरी फ्लोरीन ले जा, ठीक है। XeF6 ने आयोडीन को अपनी सारी फ्लोरीन दे दी और क्या बना दिया उसे, IF7। खुद क्या बन गया, जेनॉन बन गया। बैलेंस कुछ नहीं करना हमें, POAC इसी कारण सीखा है कि हमें बैलेंस ना करना पड़े। सुनो, 210 M मोल, M मोल का मतलब है, ये स्मॉल m का मतलब होता है मिली मोल, क्या, मिली मोल्स, ठीक है, ऑफ XeF6 कैन यील्ड ए मैक्सिमम मिलीमोल्स ऑफ IF7। इसके मिलीमोल्स पूछे हैं आपसे बेटा, इसके मिलीमोल्स आपसे पूछे गए हैं क्वेश्चन में, और इसके मिलीमोल्स क्वेश्चन में गिवन है, इसके मिलीमोल्स क्वेश्चन में गिवन है बेटा 210 है। बेटा साफ पता चल रहा है कि POAC जो अप्लाई होगा, क्या वो जेनॉन के लिए अप्लाई होगा? नो सर, यहां पर जेनॉन है, यहां पर जेनॉन है ही नहीं। क्या POAC आयोडीन के लिए अप्लाई होगा? नो सर, इसमें आयोडीन है, इसमें आयोडीन है ही नहीं। किसके लिए अप्लाई होगा, किसके लिए अप्लाई होगा? सर फ्लोरीन के लिए। फ्लोरीन यहां भी है, फ्लोरीन यहां पे है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, मिलीमोल्स ऑफ फ्लोरीन एटम्स, फ्लोरीन atoms in XeF2 is equal to millimoles of fluorine atoms in IF7, in IF7, ठीक।
ठीक ठीक, बहुत सारे बच्चों ने आंसर निकाल भी लिया, मैं जानता हूं, बट हमारा मकसद है कराना, तो मैं करा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, क्या HCF2 के जितने भी मोल्स होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जितने भी मिली मोल्स होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या फ्लोरीन के एटम्स मिल जाएंगे? यस सर। सो 2 इंटू मिली मोल्स ऑफ HCF2। क्या बेटा, यहां पर IF7 के जितने भी मिली मोल्स होंगे, जितने भी मिली मोल्स होंगे, क्या उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा? क्या उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा? मिली मोल्स ऑफ IF7। ठीक, तो 2 इंटू, क्या इसके मिली मोल्स हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं 210, इसके मिली मोल्स बेटा पूछे हुए। क्या ये कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है? 30, कुछ गड़बड़ करिए, कुछ गड़बड़ करिए। 210 है ना, 210 है ना? अच्छा HCF6 है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ HCF6 है, हाँ ये गड़बड़ करिए, ये देखो HCF6 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, यहां तक ठीक था। हाँ यहां पर बेटा 6 आ जाएगा फिर, सॉरी है, छोटी छोटी चीजें, यहां पर ये 6 है, 6 है, तो यहां पर 6 आ जाएगा। 6 इंटू 210, क्या बेटा ये 30 आ जाएगा। ये छोटी छोटी गलती है, मतलब होनी नहीं चाहिए, बट वंस इन ए ब्लू मून सिचुएशन। 6 इंटू 30 कितना आ जाएगा? 180 मिली मोल्स। पहले स्मॉल m का मतलब है मिली मोल्स। हाँ हाँ, छोटी सी गलती है, ठीक है जी, ठीक है ठीक है। 2 की जगह 6 आएगा, वो ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है जी, होप सो आप सबको समझ आया होगा। ठीक है, एक और बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, कह रहा है सर जेनॉन तो एक नोबल गैस है, ये कंपाउंड कैसे बना लेती है? बेटा बहुत सारी नोबल गैसेस हैं जो कंपाउंड बनाती हैं, और ये हमारा क्लास 12th में एक चैप्टर टॉपिक भी है बेसिकली। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है ठीक है। क्या सबको समझ आया है बेटा? ठीक है जी, ठीक है ठीक है। रिवाइज जरूर करके आइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है सर आपने थोड़े दिन पहले एक वो वाइट वाला बल्ब जलाया था, वो कैसे जलाया था? वो आप अगली क्लास में बताएंगे, वो अगली क्लास में बताएंगे, तब तक आप सोचिएगा। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए चलिए चलिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मेक श्योर करिएगा कि आप रिवाइज जरूर करके आए। अगर आप रिवाइज जरूर करके आएंगे, मैं एश्योरेंस देता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर समझ आएगा। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है ठीक है। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, बाय बाय बाय, टेक केयर बाय।